टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लग्जरियस और सबसे मॉडर्न शिप जो अपनी पहले ही जर्नी में समुद्र की गहराइयों में डूब गया। पर यह सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं थी, ये एक ऐसी मिस्ट्री थी जो आज तक दुनिया को परेशान कर रही है। जब टाइटैनिक डूबा तो कई सवालों ने जन्म लिया और आज तक इन सवालों का आंसर नहीं मिल पाया। तो इस वीडियो में हम लोग इसी मिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि टाइटैनिक के डूबने की असली वजह क्या थी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपको टाइटैनिक को समझने का एक अलग पर्सपेक्टिव देगा। 10 अप्रैल 1912 आरएमएस टाइटैनिक अपने पहले सफर पर निकलता है। टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी जा रहा था और इसको लीड कर रहे थे एडवर्ड जॉन स्मिथ, जिनकी एज 62 ईयर्स है। यह दुनिया की सबसे बड़ी शिप थी जिसकी लेंथ 269 मीटर्स, विड्थ 28 मीटर्स और हाइट 53 मीटर्स थी। दोस्तों, टाइटैनिक कितना लग्जरियस जहाज था क्योंकि इसके अंदर थी स्टेन ग्लास के विंडोज, 2 बड़े बड़े स्टेयरकेस, एक हीटर स्विमिंग पूल, एक जिम, 4 रेस्टोरेंट, एक लाइब्रेरी, इलेक्ट्रिक बाथ, बार्बर शॉप और ना जाने कितने फीचर्स से भरा हुआ था। टाइटैनिक को अनसिंकेबल भी कहा जाता था, लेकिन ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, इसके सेफ्टी फीचर्स इसे अनसिंकेबल बनाते थे क्योंकि इसमें यूज किया गया था डबल बटन हल का। अब ये डबल बटन हल क्या है, आइए इसको समझते हैं। एक्चुअली जब शिप चलती है तो उसका जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो हमेशा पानी के साथ अटैच रहता है और इस वजह से इसके किसी स्टोन या आइसबर्ग से टकराने का खतरा बना रहता है। और अगर ऐसा सेम सिचुएशन टाइटैनिक के साथ होता है तो उसका दूसरा हल जो है वो उसे प्रोटेक्ट करेगा, यानी कि अगर उसका नीचे वाला पोर्शन डैमेज हो जाता है तभी भी वो ऊपर वाले पोर्शन में पानी नहीं जाने देगा। टाइटैनिक का दूसरा सबसे बड़ा फीचर था, उसे 16 वाटर टैंक कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया था। दिस मीन अगर किसी कॉलिजन की वजह से किसी एक कंपार्टमेंट या 4 कंपार्टमेंट में पानी भर जाता है तभी भी वो किसी और कंपार्टमेंट में पानी को नहीं जाने देगा और इस तरीके से शिप जो है वो पूरी तरीके से सेफ रहेगा। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने इसे 3 साल में बनाया था और उस टाइम इसे बनाने में टोटल $7.5 मिलियन लग गए थे, जो अगर आज हम लोग देखें तो ये $400 मिलियन से भी ज़्यादा है। लेकिन ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी, इतनी सिक्योर शिप भी कभी डूब सकती है। ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि ये एक ऐसी ट्रेजेडी बनकर रह जाएगी जिसे दुनिया कभी भुला नहीं पाएगी। The time was 11:40. The iceberg grazed the right side of the ship. And all of a sudden she lifted up quickly. Everything that was movable was going through her. I didn't think it was serious because I didn't think it was possible. A big ship like that could sink. 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को न्यूयॉर्क के लिए भेज दिया जाता है। कैप्टन स्मिथ जो इसे लीड कर रहे थे उन्हें सख्त ऑर्डर दिया गया था कि टाइटैनिक को 7 दिनों के अंदर 17 अप्रैल को न्यूयॉर्क पहुंचा देना है, क्योंकि व्हाइट स्टार लाइन कंपनी से दुनिया का सबसे तेज शिप भी दिखाना चाहती थी। इसीलिए अपने स्पीड को मेंटेन करता हुआ टाइटैनिक 10 अप्रैल को शाम 6:30 बजे अपने पहले स्टॉपेज फ्रांस के चेबर्ग में रुकता है, जहां से इसमें 274 पैसेंजर्स बैठते हैं। टाइटैनिक को उसका अगला स्टॉपेज होने वाला था आयरलैंड का क्वींसटाउन, इसलिए वो अपने स्पीड को मेंटेन करता हुआ 11 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे क्वींसटाउन में उतरता है और वहाँ से इसमें 123 पैसेंजर्स और बैठते हैं। अब अगला स्टॉपेज टाइटैनिक का सीधा न्यूयॉर्क होने वाला था, इसलिए अपने फुल स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर को मेंटेन करता हुआ वो आगे बढ़ता है। टाइटैनिक के अंदर बैठे हुए लोग बहुत ही ज़्यादा खुश नजर आ रहे थे, सब अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे और क्रू मेंबर अपना काम कर रहे थे। फ्रेंड्स, यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि भले ही इस टाइटैनिक की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी, अपने फुल स्पीड के साथ टाइटैनिक आगे बढ़ रहा था, बट स्टिल सारे सेफ्टी विजुअल्स का ध्यान रखा गया था। इसलिए तो नॉर्दर्न ट्रैक की जगह टाइटैनिक को साउदर्न ट्रैक से ले जाया जा रहा था। एक्चुअली नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से न्यूयॉर्क जाने का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो था वो नॉर्दर्न ट्रैक था, बट स्टिल यहाँ पे साउदर्न ट्रैक का लॉन्ग पाथ को चुना जाता है। इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीज़न था कि जनवरी से सितंबर तक का महीना जो होता है यहाँ पे मौसम अच्छा नहीं रहता है एंड दिस इज़ नॉट गुड फॉर द शिप यहाँ, बिकॉज यहाँ पे बड़े बड़े आइसबर्ग और चट्टानें मौजूद होती हैं। एज टेक्नोलॉजी वॉज नॉट सो गुड एट दैट टाइम, सो शिप के आगे आने वाली ट्रैफिक को देखने के लिए शिप के ऊपर एक क्रोज नेस्ट बनाया गया था, जिसे हम लोग लुकआउट पॉइंट भी कहते हैं। तो वहाँ पे कोई बंदा बैठता था और वो आगे नज़र रखता था विद द हेल्प ऑफ स्कोप। टाइटैनिक में लुकआउट पॉइंट पे बैठे हुए थे फ्रेडरिक फ्लीट और रेगिनल ली, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये थी कि उनके पास कोई स्कोप नहीं था जिससे वो आगे नज़र रख सके। अब आता है 12 अप्रैल 1912, उस दिन जिस दिन टाइटैनिक को उसकी पहली आइसबर्ग वार्निंग मिलती है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा नॉर्मली होता है, कोई आसपास की शिप अपने आसपास की शिप को वार्निंग देती है रेडियो ट्रांसमिटिंग के थ्रू कि संभल के चलना, आगे आइसबर्ग मौजूद है। इस वार्निंग को सुनने के बाद टाइटैनिक अपना 2 बारी रूट चेंज करता है, बट अपने स्पीड को बिल्कुल भी कम नहीं करता है। 21.5 नॉट्स यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड के साथ टाइटैनिक आगे बढ़ता रहता है। 14 अप्रैल 7 और वार्निंग्स दी जाती है, बट कैप्टन स्मिथ इन वार्निंग्स को इग्नोर कर देते हैं और शिप की स्पीड को कम नहीं करते हैं। अब रात हो जाती है। फ्रेडरिक फ्लीट जो कि लुकआउट पॉइंट पे बैठे हुए थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा ठंड का सामना करना पड़ रहा था। रात के 11:39 PM फ्रेडरिक फ्लीट अपने सामने देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा बर्फ़ का पहाड़, एक बहुत ही बड़ा आइसबर्ग आ गया है।
ये 3 बारी बेल बजाकर नीचे इंस्ट्रक्शन देते हैं। इस इंस्ट्रक्शन को सुनते हैं ऑफिसर विलियम और वो जाकर कंट्रोल रूम में बोलते हैं, इंजन रूम में बोलते हैं कि शिप को लेफ़्ट मोड़ दो। बट अनफॉर्चुनेटली अब बहुत देर हो गई है। रात 11:40 ये शिप जाकर आइसबर्ग से टकरा जाता है। आपके मन में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इसके अंदर डबल बटन हल और 16 वाटर कंपार्टमेंट का यूज़ किया गया, ऐसे सेफ्टी फीचर्स मौजूद है। फिर ये शिप आखिर डूब कैसे सकती है? दोस्तों, जो शिप का कॉलिजन जो हुआ था वो शिप के साइड में हुआ था, इसलिए यहाँ पे डबल बटन हल पूरी तरीके से फेल हो जाता है। और बात करें वहीं 16 वाटर कंपार्टमेंट वाले फीचर्स की, तो वो भी फेल हो जाता है, क्योंकि उसका जो सिर्फ मैक्सिमम जो उसमें पानी भर सकता था वो 4 था, लेकिन यहाँ पे 6 वाटर कंपार्टमेंट 6 कंपार्टमेंट में पानी भर गया था, तो ये भी पूरी तरीके से फेल हो जाता है। कॉलिजन के सिर्फ 20 मिनट बाद रात 12 बजे कैप्टन स्मिथ अपने क्रू मेंबर को ऑर्डर देते हैं कि एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजो ताकि आसपास की कोई जहाज़ हमें बचाने आ जाए। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स इस डिस्ट्रेस सिग्नल को भेजते हैं, बट कोई रिस्पांस नहीं आता। वो लगातार भेजते हैं और थोड़ी देर बाद रात 12:20 RMS कारपेथिया इस डिस्ट्रेस सिग्नल को सुनता है और वो डिसाइड करता है कि वो टाइटैनिक को बचाने आएगा। लेकिन यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। RMS कारपेथिया टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर है और अगर ये अपने टॉप स्पीड के साथ भी आता है तो इसे टाइटैनिक के पास पहुँचने में पूरे 3.5 घंटे लग जाएंगे। अब धीरे धीरे बाकी कंपार्टमेंट में भी पानी भरने लगता है और शिप टिल्ट होने लगता है। तब लोगों को लगता है कि अब ये शिप तो डूब जाएगी। तब कैप्टन स्मिथ अपने क्रू मेंबर को ऑर्डर देते हैं कि लाइफ बोट का यूज़ किया जाएगा लोगों को बचाने के लिए। प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग वुमेन्स और बच्चों को सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाती है इसको यूज़ करने के लिए, लेकिन शिप के अंदर केवल 20 लाइफ बोट्स अवेलेबल होते हैं जिस पे केवल 1200 लोग ही आ सकते थे, लेकिन शिप में टोटल 2200 लोग मौजूद थे। रात 2:05 AM आखिरी लाइफ बोट शिप से उतारी जाती है, लेकिन अभी भी शिप में 1500 लोग मौजूद थे। कुछ लोग अपनी जगह को हासिल करने के लिए एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे लाइफ बोट में बैठने के लिए, और कुछ लोग अपनी किस्मत को मंजूर करके शिप में ही रुके रहे। रात के करीब 2:20 AM ये शिप 2 टुकड़ों में टूट जाता है। ये कभी ना डूबने वाले शिप को 3 घंटे भी नहीं लगे पानी के अंदर डूबने में। जो 1500 के लोग जो मौजूद थे शिप के ऊपर, ये वो या तो शिप के साथ समुद्र में डूब गए या फिर जो लोग तैर के बचना चाहते थे वो हाइपोथर्मिया के कारण मारे गए, क्योंकि उस टाइम जो पानी का टेम्परेचर था वो -2 डिग्री सेल्सियस था और इतने ठंडे पानी में इंसान ऑलमोस्ट 30 मिनट्स तक सर्वाइव कर सकता है। 3:30 AM RMS कारपेथिया उस स्पॉट पे पहुंचता है जहां पे अभी थोड़ी देर पहले टाइटैनिक डूबा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन RMS कारपेथिया उन लोगों को बचाने में कामयाब हो पाता है जो कि लाइफ बोट्स का यूज़ करके बाहर निकल गए थे। करीब 700 के करीब लोग थे। तो दोस्तों, टाइटैनिक की कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है कि भले इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, भले इंसान कितना भी एडवांस हो जाए, लेकिन नेचर के सामने वो कभी कभी छोटा ही पड़ जाता है। टेक्नोलॉजी और प्रोग्रेस का घमंड कभी कभी इंसान को गिराने का कारण भी बन जाता है। टाइटैनिक सिर्फ एक शिप नहीं था, वो एक सपना था जो समुद्र के ठंडे पानी में डूब गया। इस कहानी ने हमें ये दिखाया कि प्लानिंग और सेफ्टी मेजर्स कितना ज़रूरी होता है और एक छोटी सी गलती कैसे इतनी बड़ी ट्रेजेडी में बदल सकती है। आज भी टाइटैनिक का नाम सुनते ही लोग वो दुर्घटना को याद करते हैं और उन लोगों को याद करते हैं जो इसमें शहीद हो गए। आखिर में ये कहानी एक सिर्फ पास्ट ट्रेजेडी नहीं है, ये एक रिमाइंडर है हमारे लिए कि कैसे इंसानियत के साथ ह्यूमिलिटी और विजडम भी ज़रूरी है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूले, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूले। ऐसे ही मिलते हैं फ्यूचर में एक कमाल के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।